Hello people, a very good morning to everyone. My name is Vishishta and I welcome you all to today's session of Current Affairs. आज के सेशन में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं पिछले 2 दिनों में क्या हुआ है। क्योंकि आपका संडे को सेशन नहीं होता है इसलिए सैटरडे और संडे दोनों दिन जो होता है हम मंडे को कवर करेंगे। अदरवाइज यू विल हैव रेगुलर सेशंस अपलोडेड एट 10:30 इन द मॉर्निंग एवरी डे 6 days अ वीक। ठीक है, हाउ डू वी स्टार्ट? हम इन जनरल स्टार्टिंग से कवर करते हैं नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, उसके बाद हम आते हैं इन केस अगर कोई अपॉइंटमेंट्स या रेजिग्नेशन पिछले 2 दिनों में इंपॉर्टेंट हुए हैं तो उस पर, अवार्ड्स पे आते हैं, फिर हम स्पोर्ट्स पे आते हैं, डिफेंस न्यूज पे आते हैं एंड लास्ट में इसके बीच में अगर कुछ और मिसलेनियस है उसके बाद लास्ट में हम जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। जनरली इंपॉर्टेंट डेज ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ ना कुछ होता ही है। आज 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेज थे, रादर कल 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले 2 दिनों में इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आई है तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे सबसे पहली न्यूज जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है सुस्वागतम नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल। सुस्वागतम, स्वागतम जो हम बोलते हैं संस्कृत में मतलब कि वेलकम। तो सुप्रीम कोर्ट अगर वेलकम कर रहा है तो किनको वेलकम कर रहा है इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू? बेसिकली अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी हियरिंग सुनने जाते हैं, कोई भी केस चल रहा है, उसकी सुनवाई हो रही है और आपको सुनना है, या अगर आप अंदर जाके लॉयर से भी मिलना चाहते हैं, बेसिकली इफ यू वांट टू एंटर into the premises of the Supreme Court, even High Courts for that matter, लेकिन यहाँ पे हम specifically the Supreme Court of India की बात कर रहे हैं जो कि दिल्ली में है, तो आपको अंदर घुसने के लिए परमिशन लगती है रिटन फॉर्म में। मतलब यू हैव टू शो द पास, एंट्री पास बेसिकली गेट पर। इस एंट्री पास के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है, क्यू लगती है, जिसमें आपको खड़े रहना पड़ता है कई बार घंटों तक। मैंने खुद जब सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप की थी तो स्टार्टिंग में जब घुसना पड़ता था, उसके बाद हालांकि परमानेंट पास आप बनवा सकते हो, रादर नॉट परमानेंट, इनफैक्ट फॉर अ मंथ लॉन्ग पास इस टाइप का आप कुछ बनवा सकते हो। बट स्टार्टिंग में मुझे क्यू में 1 से 1.5 घंटे खड़े रहना पड़ता था क्योंकि बहुत सारे रीजंस के कारण लोग सुप्रीम कोर्ट में एंट्री करना चाहते हैं। तो यहां पे इसी चीज को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, ईज करने के लिए, चीजें आसान बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है सुस्वागतम नाम का ऑनलाइन पोर्टल। यहां पे इस पोर्टल पे आप ऑनलाइन जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के थ्रू। यू कैन लॉग इन एंड देन यू कैन जनरेट योर ई पास। ठीक है, तो इस ई पास को आप अपने फोन में दिखा सकते हैं गेट पर एंट्री लेने के लिए और उसके थ्रू आपको एंट्री मिल जाएगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सुप्रीम कोर्ट में घुसने से पहले होती है, लंबी लंबी लाइनें, अप्रूवल्स, और कई बार तो उस दिन मिल भी नहीं पाता, लंच हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसी चीज को आसान करने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका नाम है सुस्वागतम। अब सुप्रीम कोर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो हमारा है कहां पे? सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली, हम सबको पता है। इस समय सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? हम सबको अगेन पता है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राइट नाउ इज जस्टिस DY चंद्रचूड़। ओके, coming on to the next news, NCLT that is National Company Law Tribunal ने अप्रूव किया है $10 बिलियन का मर्जर बिटवीन जी एंड सोनी। अच्छा, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जी चैनल है ना, मम्मा के साथ कभी ना कभी या फिर पापा के साथ न्यूज देखते टाइम जी हमने हमेशा सुना ही है। सिमिलरली सोनी भी सुना है। नाउ सोनी 2022 के बाद से जाना जाता है कुलवर एंटरटेनमेंट के नाम से। ठीक है, तो ये सोनी, अब क्योंकि दैट्स हाउ वी नो इट, बट एक्चुअली ऑफिशियली इट्स यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कुलवर मैक्स एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो जी और कुलवर मैक्स एंटरटेनमेंट के बीच में मर्जर हो रहा है, जिस मर्जर के बाद इस पूरी एंटिटी की नेट वैल्यू होगी $10 बिलियन। अब ये मर्जर क्या होता है हम थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं, और एनसीएलटी का क्या रोल है उसके बाद इस पे आएंगे। मर्जर बेसिकली कोई भी 2 कंपनीज जो कि हम बोल सकते हैं बेसिकली इक्वल फुटिंग पे है, मोटा मोटा इक्वल फुटिंग पे है, मतलब एक कोई कंपनी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, एक कोई कंपनी बहुत नीचे नहीं है, उस केस में फिर वो मर्जर नहीं कहलाएगा। मोटा मोटा वो दोनों कंपनीज इक्वल लेवल पे हैं अगर वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, दोनों अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं, यहां पे दैट इज इंपॉर्टेंट। दोनों कंपनीज अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं वी वांट टू मर्ज एंड फॉर्म सिंगल या वन एंटिटी, जैसे कि यहां पे जी
और कुल्वोमैक्स एंटरटेनमेंट या सोनी ने डिसाइड किया है, तो उस केस में फिर ये कंपनीज जाके कुछ चेक्स होते हैं, जैसे कि एक दो चेक्स मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूं कि फर्स्ट दीज कंपनीज गो थ्रू देयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसमें देखते हैं कि क्या ये मर्जर करना अलाउड भी है हमारी कंपनी के एमओए में, नहीं है तो उसको चेंज किया जाता है तो प्रोसेस आगे बढ़ती है। उसके बाद ड्राफ्ट करते हैं पूरी की पूरी स्कीम, बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है, पूरा लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद फाइनली एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में अप्लाई किया जाता है फॉर देयर अप्रूवल। अब क्योंकि ये पूरी की पूरी लीगल प्रोसेस होती है, एक मर्जर या एक्विजिशन भी, यहां पे हम मर्जर की बात कर रहे हैं, तो मर्जर एक लीगल प्रोसेस होती है, इसलिए यहां पे एनसीएलटी या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है और उनका अप्रूवल जरूरी होता है। तो ये यहां पे फिर उनके सामने अपना लेकर जाते हैं कि भाई हम दोनों को मर्जर करना है, आप प्लीज देख लो सारा का सारा लीगल प्रोसेस सब फेयर एंड वेल हो रहा है कि नहीं। सब कुछ देखकर कुछ और कंपनीज को, किसी और को अगर ऑब्जेक्शन भी है, दो कंपनीज मर्ज कर रही हैं और किसी तीसरे को ऑब्जेक्शन है, शायद उनको नुकसान हो रहा है या उनको दिख रहा है कि ये जो मर्जर कर रही हैं दिस इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट या दिस इज नॉट गुड, बेसिकली कुछ अल्टीरियर मोटिव की वजह से मर्जर कर रही हैं, तो उस केस में कोई तीसरा भी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है और उसको भी एनसीएलटी ही सुनती है। ये सब कुछ देखने, परखने, सॉल्व करने के बाद फाइनली एनसीएलटी अपना अप्रूवल देती है। तो यहां पे इस स्टेज पे आ चुके हैं कि एनसीएलटी ने अपना अप्रूवल दे दिया है जी और कुल्वोमैक्स एंटरटेनमेंट के मर्जर पर। इस मर्जर के होने के बाद कुल मिला के कुछ लगभग $10 बिलियन की एंटिटी फॉर्म होगी, दोनों का मर्ज होके जो एक एंटिटी निकलेगी। सो ऑब्वियसली आप $10 बिलियन से समझ ही गए होंगे कि इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया जायंट क्रिएट होने वाले हैं एज सून एज दे मर्ज। यहां लास्ट में आपको प्रोसेस भी दिखेगी कि जैसे ही ये हो जाता है जी 30 दिन के अंदर, उनके पास बेसिकली 30 दिन रहेंगे, वो फाइल करेंगे एप्लीकेशन कहां, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, और फिर वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो जी के शेयर्स लिस्टेड हैं उनको डीलिस्ट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज से, और फिर जो मर्ज्ड एंटिटी निकल के आएगी दोनों के मिलने के बाद उनके शेयर्स वापस से लिस्ट होंगे। बेसिकली मर्जर हो जाता है तो द एंटिटीज एज दे एग्जिस्टेड, पहले जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती थी वैसे नहीं एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपको थोड़ा इस तरीके से समझना है हमारे रियल लाइफ एग्जांपल से, तो आप किसी भी शादी को देख लीजिए, वंस टू पीपल गेट मैरिड दे डोंट एग्जिस्ट जैसे वो पहले बैचलर्स थे, है ना। इसी तरीके से मर्जर में होता है कि दो कंपनी जब मर्ज हो जाती हैं तो अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, बट स्टिल देयर इज अ मर्ज्ड नाउ न्यू आइडेंटिटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट जी एंड सोनी आर डूइंग। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तेलंगाना ने लॉन्च किया है फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको एडेक्स बोल रहे हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने किनके साथ मिलके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलके और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर के साथ मिलकर लॉन्च किया है ये एडेक्स प्लेटफॉर्म। इससे क्या होगा, जो सारा का सारा एग्रीकल्चर डेटा है, अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, एग्री बिजनेस में जाना चाहते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको एक स्पेसिफिक डेटा लगता है जो शायद इजीली एक्सेसिबल नहीं होता। कल को मुझे कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करना है अलग से अगर, तो मैं एक डेटा मुझे लगेगा कि अच्छा रफली स्टूडेंट्स कितने हैं इस सिटी में, जो मैं कोर्स स्टार्ट करना चाहती हूँ ये चलता भी है कि नहीं, इस टाइप का डेटा मुझे लगेगा ना, तो कितना आसान होगा अगर वो डेटा मुझे अवेलेबल हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पे ऑनलाइन, भटकना ना पड़े मुझे उस डेटा के लिए। इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको अगर स्टार्टअप करना है, आपको उस इंडस्ट्री में कुछ भी लॉन्च करना है, कुछ भी बेसिकली करना है, तो एक स्पेसिफिक आपको प्राइमरी डेटा मिलेगा या डेटा चाहिए होता है बेसिकली एफिशिएंट यूजेज के लिए, ठीक है। तो ये डेटा अब आपको एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और IISc के साथ मिलकर लॉन्च करने वाली है। इस पोर्टल या इस फोरम का बेसिकली नाम क्या है, एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज, एडेक्स, ठीक है। इसको एडेक्स के नाम से बुलाया जा रहा है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि हमारी एट द एंड ऑफ द डे एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इस
डेटा को एक ही जगह पर प्रोवाइड किया जाए एंड तेलंगाना गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप। जैसे कि आप यहां पे पढ़ सकते हैं, तेलंगाना हैज लॉन्च्ड, ठीक है। दूसरा बोथ एडेक्स एंड एडीएमएफ जो कि है एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये दोनों ही क्या प्रोवाइड करेंगे, द राइट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, दे प्रोवाइड द राइट प्लेटफॉर्म टू इंश्योर फेयर and efficient data usage of agricultural data by the industry and startups and provide a big boost to the data economy specifically in agriculture sector। ठीक है, तो ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म जैसे कि अभी तक हमने समझा ये प्रोवाइड करने वाले हैं। दीज इनिशिएटिव्स हेल्प, क्या करेंगे इस इनिशिएटिव्स के थ्रू, दीज इनिशिएटिव्स विल हेल्प द तेलंगाना गवर्नमेंट या तेलंगाना स्टेट लीड द कंट्री फ्रॉम फ्रंट इन यूजिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी टू ड्राइव फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंप्रूव द लाइवलीहुड्स ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट भले ही एक स्टेट की गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है या इनिशिएटिव ले रही है, बट अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू लीड द एंटायर कंट्री। बस 4 रनर्स रहेंगे, ये आगे दौड़ेंगे, बाकी कंट्री इनको, बाकी के स्टेट्स दे विल फॉलो दिस पर्टिकुलर स्टेट तेलंगाना, बट दे विल अल्टीमेटली लीड द कंट्री ऐसे पोजीशन पर, ऐसे लेवल पे जिस पे फार्मर्स का भी भला हो, इन जनरल फूड इंडस्ट्री का भी भला हो, एंड वी विल टेक अनदर स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग सेल्फ रिलायंट एंड डिजिटाइज्ड इंडिया। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, यहां पे क्यों लिखा हुआ है कि तेलंगाना विल लीड द कंट्री, क्योंकि कभी भी कोई एक स्टेट कोई चीज कर रहा होता है ना, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले लो, किसी स्टेट ने बोला कि नाउ वी आर ऑफिशियली ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब अब हमारे स्टेट में किसी भी गांव में कोई भी खुले में शौच नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके का अगर उनने बोला है और ऑफिशियली दे आर द फर्स्ट स्टेट इन एंटायर इंडिया टू बी दैट, तो बाकी के स्टेट्स भी उनको देखते हैं एंड दे गेट मोटिवेटेड। जैसे बच्चों का होता है ना कि एक कोई टॉप कर रहा है उन्हीं के बीच में से, तो दे लुक एट दैट पर्सन एंड गेट मोटिवेटेड। इसी तरीके से स्टेट्स का होता है, तो एक कोई स्टेट इनिशिएटिव लेता है ना, तो जनरली अगर वो इनिशिएटिव सक्सेसफुल होता है या कोई बड़ी चीज अचीव करता है, तो बाकी के स्टेट्स भी उसको फॉलो करते हैं, तो अल्टीमेटली दैट स्टेट एंड्स अप लीडिंग द एंटायर कंट्री टुवर्ड्स सक्सेस। ठीक है, चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। गुजरात सीएम चीफ मिनिस्टर उन्होंने क्या लॉन्च किया है, यहां पे सिंह सूचना वेब ऐप लॉन्च किया है। अब ये सिंह का मतलब होता है लायन हिंदी में, सूचना मतलब कि नोटिस देना, न्यूज देना। ठीक है, तो सिंह सूचना ये वेब ऐप जो बेसिकली उन्होंने लॉन्च किया है, इसका मतलब क्या है, क्या पॉइंट है इसका, आप देखोगे लायंस ना, अगर आपको पूरे कंट्री में कहीं भी देखना है तो यू विल हैव टू गो टू गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है वहां पे यू विल बी एबल टू फाइंड एशियाटिक लायंस, क्योंकि दे आर वेल प्रोटेक्टेड देयर। लायंस और इनफैक्ट बिग कैट्स इन जनरल, लायन, टाइगर, चीता तो अब इनफैक्ट ये हालत आ गई थी कि इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके थे। अलग से प्रोजेक्ट चीता एक लॉन्च करना पड़ा, जिसमें हम नामीबिया और अफ्रीका से लेकर आए चीतास को इंडिया में, ताकि रीस्टैब्लिश कर सके उनकी पॉपुलेशन। तो बिग कैट्स को अगर आप खुले में आप छोड़ दोगे ना, तो इतनी ज्यादा हंटिंग पोचिंग होती है कि दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव, तो उनको स्टेट प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो इसी तरीके से गुजरात में आपको अगर लायन देखना है, एशियाटिक लायन देखना है, यू विल हैव टू गो टू गुजरात, वहां पे लायन साइटिंग्स पॉसिबल है। तो वहां कई बार क्या होता है, ह्यूमन बिग कैट या ह्यूमन लायन कंफ्लिक्ट भी हो जाता है। जैसे मैं अपने स्टेट का या अपने सिटी का एग्जांपल देती हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या मैं अपने स्टेट या अपने सिटी का एग्जांपल देती हूँ। रिसेंटली मेरे भाई ने मुझे कॉल किया था, आई एम फ्रॉम भोपाल, और उसने मुझे बताया था कि यार पता है घर के पीछे, हमारे घर के पीछे 1.5-2 किलोमीटर पे एक तबेला है। तबेला मतलब जहां गाय वगैरह रखता है ना, दूध एंड ऑल दैट सप्लाई करता है, तो वो है। तो उसने मुझे बताया कि पता है अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले, यहाँ पे एक शेर आ गया था। सॉरी नॉट शेर, शेर इज लायन, बाघ, टाइगर, बेसिकली टाइगर आ गया था। तो टाइगर घुस गया वहां पे। तो आप अगर ऐसे सुनो या कोई और जो किसी और सिटी में रहता है वो ऐसे सुने, जो जनरली, क्योंकि ये चीज आप आमतौर पे सुनने नहीं मिलती है ना, तो आपके लिए कॉमन नहीं होगी, तो आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड। बट बचपन से ही हमको आदत है, बिकॉज वहां पे टाइगर रिजर्व है भोपाल के पास में, देयर इज अ टाइगर रिजर्व, रिजर्व्ड एरिया है जहां पे टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो कई बार वो उसको छोड़कर सिटीज में आ जाते हैं, तो ये पैदा करता है ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट। इसी तरीके से गुजरात में ह्यूमन लायन कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या पता कोई इंसान घबरा के शूट कर दे, है ना।
तो और अगर किसी को दिख भी गया लायन तो क्या करे, वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को अलग से कॉल करे, जो अथॉरिटीज सारे के सारे जानवरों का ध्यान रख रही हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करे, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई कॉल उठाएगा भी कि नहीं उस टाइम पे, वो इंसान घबरा के क्या पता शूट कर दे, कुछ नुकसान पहुंचा दे इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनको प्रोटेक्ट करें। दे आर ऑलरेडी एंडेंजर्ड स्पीशीज, एकदम एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है वो। इसलिए ये अलग से सिंह सूचना वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके अंडर अगर कोई भी कॉमन पीपल, कोई भी आम आदमी, जैसे अगर मैं वहां रहती हूँ और एंड आई साइटेड अ लायन, मुझे लायन दिखा, तो मैं डायरेक्टली यहां पर जाके सीधे जाके इंफॉर्म कर सकती हूँ अथॉरिटीज को कि अ लायन हैज बीन साइटेड इस लोकेशन पर एंड दे विल टेक इंस्टेंट एक्शन फॉर बोथ ह्यूमन प्रोटेक्शन एज वेल एज प्रोटेक्टिंग द एनिमल। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया का जो एक एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। अब ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं कि हम पीवीसी से, विच इज पॉलीविनाइल रादर रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, इससे हम अपना डेबिट कार्ड बना रहे हैं। और बना बस नहीं रहे हैं, हमने बनाना स्टार्ट भी कर दिया है, काफी सारा, कुछ 20,000 कुछ डेबिट कार्ड्स ऑलरेडी हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो दे क्लेम कि ये पीवीसी विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली नॉट जस्ट द कार्ड, सिर्फ कार्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, उस कार्ड को बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, जिसमें बहुत ज्यादा पेट्रोलियम लगता है, पेट्रोल अगर लगता है और पेट्रोल को आप बर्न करो तो उससे पोल्यूशन कॉज होता है। ठीक है, ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स होती है। तो उन्होंने बोला ना सिर्फ कि ये कार्ड इको फ्रेंडली है, बल्कि इसको बनाने की पूरी प्रोसेस भी जो है वो भी बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली है, क्योंकि उसमें पेट्रोलियम बहुत कम कंज्यूम होता है, बहुत कम लगता है। तो 350 किलोग्राम तक कार्बन एमिशंस, जो ये पोल्यूशन निकलता है ना फैक्ट्रीज वगैरह से, इसको कार्बन एमिशंस हम बोल सकते हैं, ये 350 किलो तक कार्बन एमिशंस कम करता है। मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन 350 किलो कार्बन हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं तो क्या होगा। मतलब एक कहीं हॉल में अगर रिलीज कर दिया जाए बहुत बड़े, तो कोई इंसान ना बचे 5 मिनट के अंदर, और वो हम एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं और फिर सूंघ भी रहे हैं। आप देख लो दिल्ली में कोई भी इस समय रहता है और जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, उसमें स्पेसिफिक मंथ्स होते हैं जब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ भी जाता है, इन जनरल तो है ही, बट बढ़ जाता है जब क्रॉप्स बर्निंग प्रैक्टिसेस उसके आसपास के स्टेट्स में होती है, तो लोगों को बहुत ज्यादा खांसी, ब्रोंकाइटिस, इस टाइप की बीमारियां होती हैं, जिससे वो जल्दी रिकवर भी नहीं कर पाते। तो वो सब यही है कार्बन एमिशंस की वजह से। तो ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है ये क्लेम कर रहा है कि हम जो पीवीसी के डेबिट कार्ड्स नए बना रहे हैं वो इको फ्रेंडली सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो खुद इको फ्रेंडली है, बल्कि इनको बनाने की पूरी प्रोसेस भी जो है वो भी बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली है, क्योंकि उसमें पेट्रोलियम जो हम यूज करते हैं वो बहुत ही कम यूज होता है। पेट्रोलियम कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो लगता है वो बहुत कम होगा, इसलिए हाइड्रोकार्बन जो रिलीज होते हैं वो भी कम होंगे। हाइड्रोकार्बन अल्टीमेटली, क्योंकि आपके एनवायरमेंट में जाके इट्स अ पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा पार्टिकल जो आप इट्स नॉट सपोज टू एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। अब अगर बचपन में हमने साइंस में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, नाइट्रोजन भी होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, इस तरीके से कुछ चीजें परफेक्ट बैलेंस में होना चाहिए, मीथेन गैस भी होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी गैसेस परफेक्ट बैलेंस में होनी चाहिए, लेकिन ये जो हम एक्स्ट्रा कार्बन और ये सब रिलीज करते हैं ना, दिस इज नॉट सपोज टू एग्जिस्ट इन आवर एनवायरमेंट। इसके वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग और ये सब टाइप की चीजें होती है। इसलिए ये कार्बन एमिशंस या हाइड्रोकार्बन्स भी, जैसे कि हम फ्रिज भी यूज करते हैं, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज करता है एयर में। एसी यूज करते हैं, क्यों सारे के सारे कंट्रीज बोल रहे हैं कि भाई एसी को यूज करना कम करो, या कम से कम एसी इस टाइप का यूज करो जिसमें आजकल बोलते हैं कंपनीज की इसमें सीएफसीज बहुत कम रिलीज होते हैं, इन इको फ्रेंडली एज मच एज पॉसिबल। तो ये सब क्यों होता है? ताकि पोल्यूशन कम हो अल्टीमेटली। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक यही क्लेम कर रहे हैं कि भाई अब जो हम बना रहे हैं ना, ये इको फ्रेंडली कार्ड पीवीसी को यूज करके, ये इट इज वेरी वेरी इको फ्रेंडली कंपेयर टू द अदर थिंग्स, जो कि, और इसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट कि ना सिर्फ पेट्रोलियम कम यूज होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मोस्टली किसी भी चीज को आप मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हो, वाटर भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, फ्रेश वाटर इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा, मतलब जो हमारे ड्रिंकिंग के लिए अब नहीं बच रहा है इस पृथ्वी पर, अर्थ पर, वो वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। और कोई भी आप डेबिट कार्ड बनाने को जाओ तो आपका मोटा मोटा 6.6 मिलियन लीटर्स ऑफ पानी से भी ज्यादा लगता है। मतलब
10 के अराउंड कुछ लगता होगा, बट इस प्रोसेस में, इस पीवीसी की प्रोसेस में बेसिकली आपको 6.6 मिलियन लीटर्स ऑफ पानी बच रहा है। तो चाहे अब वो कार्ड इको फ्रेंडली हो या ना हो, उसको बनाने की प्रोसेस तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली है। धीरे धीरे ये भी पता चलेगा कि भाई कार्ड इको फ्रेंडली है कि नहीं। क्लेम तो वो कर रहे हैं कि हमारा कार्ड इको फ्रेंडली है काफी ज्यादा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप्स ट्रॉफी। दिस इज रिलेटेड टू हॉकी। तो ये एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी एक दिन पहले ही इंडिया ने मलेशिया को हरा के 3-4 के स्कोर से इंडिया हैज वन दिस ट्रॉफी। अब इंडिया ने मोस्ट सक्सेसफुल टीम का, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल टीम का रिकॉर्ड भी बनाया है। क्यों? क्योंकि 4 एशियन चैंपियनशिप्स ट्रॉफी ये इंडिया ही जीत चुके हैं। हुआ कहां था ये आपको नीचे जैसे कि टैग में दिख रहा होगा, हैशटैग वनक्कम एशिया। तो आप इससे गेस कर सकते हैं कि ये चेन्नई में हुआ था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि स्पोर्ट्स न्यूज में कि भाई ये चीज हुई कहां थी, वेयर वॉज दिस इवेंट हेल्ड। काफी बार स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है बजाय इसके कि जीता कौन, तो आपको वो भी याद रखना जरूरी है। तो हम किससे याद रखेंगे? हैशटैग वनक्कम एशिया। चेन्नई में ऐसा बोला जाता है, तो ये चेन्नई में हुआ था। जीती कौन? इंडिया। हराया किनको? मलेशिया को। एंड इंडिया अभी तक चैंपियनशिप में टॉप पर है, क्योंकि जितने भी बार चैंपियनशिप हुई है उनमें से मैक्सिमम या मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इंडिया जीती है। इंडिया हैज बिन चैंपियन फॉर 4 टाइम्स। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे आता है नेक्स्ट लाइन में, जैसे कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तान विद 3 टाइटल्स। पाकिस्तान 3 बार जीती है। और थर्ड पोजीशन पे आता है जापान। ठीक है, तो इंडिया हैज बीट मलेशिया। इतना ज्यादा डिटेल में हालांकि जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि सेकंड थर्ड स्पॉट पे, बट इंडिया अभी जीती है मलेशिया को हराकर 2023 की चैंपियनशिप्स ट्रॉफी। ओके, इसका हैशटैग क्या था अगर आपसे पूछा जाए तो, कि कैंपेन का स्लोगन या हैशटैग था, इट वाज वनक्कम एशिया। इसी से हमको याद आ जाएगा कि ये चैंपियनशिप हुई कहां पर है, इट वाज हेल्ड इन चेन्नई। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज, इंपॉर्टेंट डेज। जैसे कि मैंने बोला था 2 दिन 12 अगस्त को 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, एक इंटरनेशनल यूथ डे और दूसरा वर्ल्ड एलिफेंट डे। इंटरनेशनल यूथ डे अब क्यों मनाया जाता है? पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि भाई एक दिन, किसी भी दिन को अगर आप डेजिग्नेट कर देते हो ना, जैसे वैलेंटाइंस डे, सबको याद रहता है अब तुम पूरे साल अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से ट्रीट करो ना करो, डेट पे लेके जाओ ना जाओ, वैलेंटाइंस डे यू मेक श्योर यू डू समथिंग, अगर भाई लाइफ में चाहिए तो। इसी तरीके से अगर आपको किसी चीज के बारे में अवेयरनेस फैलानी है ना, तो आप एक कोई दिन पकड़ोगे और बोल दोगे कि अच्छा ये इंटरनेशनल यूथ डे। तो जब आपको हर जगह इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, न्यूज़पेपर में दिखेगा इंटरनेशनल यूथ डे, तो इतने बार हैमर इन होगा ना, तो अपने आप सोचने पे मजबूर होगे कि भाई ये होता क्या है। जब आप होता क्या है सोचोगे तो आप उसके बारे में पढ़ोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन पीपल। आप उसके बारे में पढ़ोगे एंड वंस यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट, तब जाके अवेयरनेस क्रिएट होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट डेज डेजिग्नेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल यूथ डे का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है इसको लॉन्च करने का, कि आजकल आज के जो यूथ जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस भी, प्रॉब्लम्स भी ऑन वन हैंड, अपॉर्चुनिटीज भी ऑन द अदर हैंड फेस कर रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। जैसे अभी फिलहाल 2023 का थीम क्या था? 2023 का थीम है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। भाई क्लाइमेट चेंज से बड़ा इशू इस समय कोई भी नहीं चल रहा है, तो इसलिए अभी यूथ को अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों में ही फेस करना पड़ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस तरीके से डेवलप करें हमारे वर्ल्ड को, दुनिया को, कि अब एनवायरमेंट पे कोई बुरा असर ना पड़े जो ऑलरेडी जितना पड़ चुका है। तो ये अब यूथ की जिम्मेदारी है कि अब दुनिया का आगे वो ध्यान रखें। तो 12th अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे एंड सेकेंड वेरी इंटरेस्टिंग डे 12th अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे। एलिफेंट इज वन ऑफ द एनिमल्स जो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन से। जंगल काट रहे हैं ना, और एलिफेंट्स जंगल में ही रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सालों साल मतलब पीढ़ियों से एक पर्टिकुलर रास्ता फॉलो करते हैं वाइल माइग्रेटिंग। एक से दूसरे जगह सीजन चेंज होता है तो वो माइग्रेट करता है, पूरा का पूरा झुंड, पूरी उनकी फैमिली। और वो ना एंशियंट टाइम से जो उनके पूर्वज जो रास्ता फॉलो करते थे उसी को फॉलो करते हैं। दे हैव अ वेरी गुड मेमोरी। बट अब उस टाइम पे तो सब कुछ जंगल हुआ करता था, अब वहां पे सिटीज बस चुकी है। तो एलिफेंट्स क्या करें, उनको तो रास्ता वही याद है, उनके माँ बाप वही सिखा के गए हैं, तो वो उसी रास्ते से निकलते हैं जहां अब सड़क बन चुकी है, बिल्डिंग्स बन चुकी है, जिनको एलिफेंट कॉरिडोर बोला जाता है। इन कॉरिडोर्स पे अब क्योंकि सड़क और बिल्डिंग बन चुकी है तो बहुत ज्यादा ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है।
इसके साथ साथ हम सबको पता ही है आइवरी के लिए जो उनके ट्रंक्स में होता है, आइवरी के बने होते हैं उनके ट्रंक्स, उसके लिए, उसकी तस्करी के लिए इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। उसके लिए पोचिंग भी होती है, हंटिंग भी होती है एलिफेंट्स की, और इलीगल धंधा चलता है, आइवरी निकाल के उसको ब्लैक मार्केट में बेचता है। तो दोनों ही तरफ से एलिफेंट्स को बहुत ज्यादा खतरा है। इसी चीज का अवेयरनेस फैलाने के लिए 12 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट्स डे। 2023 का वर्ल्ड एलिफेंट्स डे का थीम क्या है? इट्स एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, अब उसमें चाहे एलिफेंट ट्रंक आ जाए, चाहे एनिमल स्किन आ जाए, ये सब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है। इन सबको खत्म करना है, ये 2023 का थीम है। So that was all for today's session of current affairs. I hope you all join me again tomorrow. तब तक के लिए थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहिए, इंटरेस्ट डेवलप करते रहिए. I'll see you all again tomorrow. Bye bye.